हेलो। देखिए, कल आपका अपकृत में भाई शुरू किया गया था, फिर एक बार उसको बताया जाए। ज्वाइंट टार्ट फीचर्स एंड इंडिपेंडेंट टार्ट फीचर्स, यानी कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता और स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता। फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आपका बता दिया जाए प्री में, निश्चित रूप से इससे बनता है। अब किस मॉडल से प्री में बनेगा? तो सबसे पहले भाई आपका संयुक्त अपकृत्यकर्ता और स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के बारे में जानना है, इनका दायित्व देखना है। फिर कम से कम एक केस जानना है, मेरी वेदर बनाम निक्सन का। और तब 1935 का कानून जानना है। यानी कि शुरुआती दौर में आप सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि कॉन्सेप्ट बनाइए। उसके बाद से डिटेल में भाई लेक्चर दिया जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो शुरुआती दौर में जो प्री में क्वेश्चन आता है, गलत होने का कम चांस रहेगा। देखिए आपका इसको हमने जोड़कर बताया था, फिर एक बार हम जोड़ रहे हैं। आपका आईपीसी की धारा 34 से, आईपीसी की धारा 34 में आपका बताया गया था, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। और तब संयुक्त अपकृत्यकर्ता फिर स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता, दोनों में अंतर तब, और तब केस बताया जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट भाई अच्छे से तैयार रखिए। देखिए आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में आपका आपका हमारे पढ़े में आ गए नए लोग हैं। कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय दिया गया। सामान्य आशय। या या इसको कहते इसको हैं कहते हैं इंग्लिश में इंग्लिश कॉमन में कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन। इसके बाद आपका जो होता है समान आशय। एक आपका सामान्य आशय और दूसरा समान आशय। जब इसमें अगर आप अंतर जान लिए तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता और ये पंखा बंद करिए, आगे वाला इसका तार, ये वाला बंद करिए तो। हाँ, देखिए तो बस रहा, ये और चलने दीजिए। देखिए आपका सामान्य आशय कल बताया गया था, फिर एक बार भाई समझने का प्रयास करिए। सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन का मतलब पूर्व निर्धारित योजना। पूर्व निर्धारित योजना का मतलब ये हुआ कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। मस्तिष्कों का पूर्व मिलन का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए पहले से योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसरण में उस अपराध को करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय था। और सामान्य आशय के अग्रसरण में, यानी कि आगे बढ़ाने में उन्होंने कार्य किया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर पहले से योजना बनाकर कार्य किया जाए तो उसको कॉमन इंटेंशन के अनुसरण में कार्य कहा जाएगा। एक उदाहरण देखिए आपका, उदाहरण मैं केस के माध्यम से बताया था। और केस के माध्यम से उदाहरण बताया समझिए, समझिए भाई। इससे मैंने इससे ये इससे रहेगा ये कि रहेगा आपका कि आपका यह केस भी हो तैयार हो जाएगा, जाएगा। यानी कि यानी कि आपका केस आपका भी केस भी तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। वारेंद्र कुमार घोष। वारेंद्र कुमार घोष
वर्षेन इन पदम। इसमें जो जज का नाम था लॉर्ड समनर या सुमनर। यानी कि जज कौन थे? लॉर्ड सुमनर या समनर। समनर। देखिए इसमें हुआ क्या भाई, इसका उपनाम भी कल बताया गया था, फिर हम बता दें। इसका उपनाम है अलीपुर षड्यंत्र केस, या आपका और उपनाम इसका आपका है, कह सकते हैं कि डाक खाना लूट कांड। उपनाम भी आजकल पूछा जा रहा है, डाक खाना लूट कांड। तो इस वाद में हुआ क्या ये समझिए। इस बात में तीन व्यक्ति थे, एक बी तथा सी। और तीनों तीनों पहले से पहले से साठगांठ किए मस्तिष्क का मिलन किए थे, यानी कि योजना बनाए थे, और योजना बनाकर पोस्ट ऑफिस लूटने आए थे। तत्पश्चात बी तथा सी पोस्ट ऑफिस के अंदर गए, और ए पोस्ट ऑफिस के बाहर तो मैंने रिवॉल्वर लेकर आपका खड़ा था, मैंने आदमी देख रहा था, रेकी आदमी देख रहा था। बी और सी जब पोस्ट ऑफिस के अंदर गए तो वहां कैशियर से ये पैसा छीनने लगे। कैशियर ने विरोध किया, तो इसमें से एक ने कैशियर को गोली मारी, और जब हल्ला हुआ तो ये बी तथा सी दोनों का भाग निकले, यानी कि ये भाग गए, पकड़े नहीं गए। जब हल्ला हुआ तो ये जो बारेंद्र कुमार घोष था, ये चूंकि बाहर खड़ा था, मैंने गेट पर, गेट के आसपास, जब हल्ला हुआ तो लोग इसको भी दौड़ाए, और जब लोग दौड़ाने लगे तो ये भगने लगा, और अपने बचाव में लोगों पर फायर भी किया, लेकिन पकड़ लिया गया। अब बारेंद्र कुमार घोष पर 34 ऑब्लिक 302 यानी कि सामान्य आशय के अनुसरण में मर्डर का आरोप लगा कि हत्या किया है, और लूट सहित मैंने लूट भी किया, हत्या भी किया। बारेंद्र कुमार घोष ये कह रहा था कि हजूर मैं तो मात्र खड़ा था और मैंने कुछ नहीं किया। तो न्यायालय ने ये कहा कि आईपीसी की धारा 34 इसीलिए बनी है, ये कोटेशन भी आया भाई BHULLM में, कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी अपराध में बराबर के दोषी होंगे। भले ही तुम मात्र गेट पर खड़े थे, लेकिन धारा 34 के तहत यानी कि कॉमन इंटेंशन के तहत आए थे, अतः तुम भी हत्या के लिए क्या होगे, जिम्मेदार। और बार दूसरा देखिए बचाव क्या ले रहा था। बारेंद्र कुमार घोष दूसरा बचाव ये ले रहा था कि हजूर मैं तो विवश करके लाया गया था, यानी कि मुझे धमकी देकर यहाँ दो लोगों ने लाया। तो न्यायालय ने ये कहा, जस्टिस सुमनर ने, कि जब बी तथा सी डाक खाने के अंदर चले गए उस समय कोई धमकी या व्यवस्था नहीं थी। अगर तुम चाहते तो उस समय वहां से क्या हो जाते, गायब। लेकिन तुम तो रेकी करने के लिए, आदमी देखने के लिए दरवाजे पर खड़े थे, यानी कि सारा बचाव बारेंद्र कुमार घोष का विफल हो गया। और विफल होने के साथ साथ ये भले ही मात्र खड़ा था, फिर भी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सामान्य आशय के अनुसरण में कई लोगों ने सामान्य आशय के अनुसरण में कार्य किया, तो भले कार्य कोई और किया हो, लेकिन सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार होंगे। उदाहरण में भले ही हत्या सी ने किया है, लेकिन सी भी जिम्मेदार होगा हत्या के लिए, बी भी होगा, और कौन होगा, ए भी। और इनका दायित्व जो होगा, जॉइंट होगा। इसी को कहा जाता है जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत या संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। फिर संयुक्त दायित्व देखिए भाई आपका, क्योंकि अभी आपका यूपी एपीओ में आया भी था ये क्वेश्चन, ज्वाइंट लायबिलिटी। आर बनाम क्रूज के वाद में यही केस बना था।
आर वर्सेज क्रूज के वाद में सर्वप्रथम संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और ये कहा गया कि कुछ दशाओं में भले कार्य कोई और करे, लेकिन सभी लोग उसके साथ ही दंड के भागी होंगे। यही ज्वाइंट लायबिलिटी है। तो इस उदाहरण में भी अगर केवल सी अपराध किया है, गोली मारा था, लेकिन पहले से योजना बनाकर कौन आए थे, बी सी तीनों, तो तीनों उस अपराध के लिए बराबर के क्या होंगे, दोषी। इसी को एक लाइन में कहते हैं कॉमन इंटेंशन के अनुसरण में इन व्यक्तियों का दायित्व। इसको थोड़ा अब अपकृत में जोड़िए। हाँ, एक दो लाइन और इसमें बता दिया जाए ताकि टाट में बताते समय संयुक्त अपकृत कर्ता में आसानी रहे। देखिए, एक दो लाइन और इसमें समझिए। देखिए, आपका जो ये ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत हमने बताया, इस उदाहरण में आपको जो जानना है कि सामान्य आशय का मतलब ये हुआ कि पहले से निर्धारित योजना बनाकर कोई कार्य करना। तो ए, बी और सी इस उदाहरण में पहले से मस्तिष्क का मिलन किए थे, योजना बनाए थे, साठ-गांठ किए थे कि चलो हम लोग क्या करेंगे, डाक खाने को लूटेंगे। और इस बात की संभावना थी, हथियार भी लिए थे कि अगर कैशियर विरोध करता है या कोई, तो ठोक कर ऊपर पहुंचा देंगे। तो कानून ये कहता है कि भले ही ठोका सी ने, लेकिन उस ठोकने के लिए आपका साथी इसके यानी कि ए और बी भी बराबर के क्या होंगे, दोषी। सी तो होगा ही, यानी कि सी ने कार्य किया और ए और बी भी जिम्मेदार हो रहे हैं। इसी को एक लाइन में ज्वाइंट लायबिलिटी या संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको आपको अपकृत में जोड़ना है, शुद्ध रूप से एकदम जोड़ना है, याद रखिएगा, ये नहीं कि इधर उधर जरा भी नहीं। कृत या टाट में जो हम बता रहे हैं, आपका अभी कंसेप्ट बताया जा रहा है भाई, कंसेप्ट के बाद बचेगा भी नहीं, कुछ बहुत कम बचेगा, क्योंकि यहीं पढ़ना है, इसके बाद इसमें के सेट कर देना है और कुछ नहीं। अब अपकृत में आपका अभी हम संयुक्त अपकृत करता है, संयुक्त अपकृत करता। सबसे पहले ये ये जानना है कि संयुक्त अपकृतकर्ता कौन होते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही कार्य को सामान्य अभिकल्पना यानी कि कॉमन अभिकल्पना के अनुसार माने एक ही कार्य करते हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति उस कार्य को सामान्य अभिकल्पना में करते हैं, तो ऐसी दशा में अगर एक व्यक्ति के कार्य के कारण क्षति हो जाती है, तो जितने व्यक्ति साथ में थे वे बराबर के दोषी होंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान एक व्यक्ति पहुंचाएगा और उसके लिए जिम्मेदार सभी व्यक्ति होंगे। फिर एक बार समझिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य में लगे हुए हों, उस कार्य को करने की उनकी सामान्य अभिकल्पना हो यानी कि कॉमन अभिकल्पना हो, और उस दौरान अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई क्षति कारित की है, तो उस क्षति के लिए जो भी लोग उस सामान्य अभिकल्पना में शामिल थे, सभी बराबर के दोषी होंगे। अब एक उदाहरण बनाया जाए और उदाहरण केस पर ही बनाया जाए तब सही रहेगा, और उसी उदाहरण को देखते हुए एकदम लास्ट तक आपका पहुंचा जाएगा। देखिए भाई, आपका ब्रुक बनाम बुल ना, ब्रुक निकाले भाई, ब्रुक है, एक ये निकाल लेने दीजिए, नहीं तो एक मिनट भाई, निकाल दिया जाएगा।
देखिए भाई, आपका केस जो हम उठा रहे हैं, आपका ब्रूक वर्सेज इसी केस पर पूरा आपका का संयुक्त अपकृतकर्ता हम समाप्त कर देंगे। लिख रहे हैं भाई आपका ब्रूक वर्सेस वुड ब्रूक है, ब्रूक वर्सेज बुल का केस है आपका। ये 1928 का केस है। ये केस आपका इंग्लैंड का है भाई, अच्छे से जानिए। और पूरा संयुक्त अपकृतकर्ता इसी पर हम समाप्त करेंगे, जो कंसेप्ट है। क्योंकि भाई सबसे पहले दिमाग में आपके कंसेप्ट भरना पड़ेगा। ये टाट है, कोई सेक्शन नहीं है कि आपको पढ़ा दिया जाए, केवल कंसेप्ट है 4 लाइन का। उसके बाद केस केस केस, यानी कि केस ज़्यादा है और कंसेप्ट क्या है, कम है। ये बार बार बताया जा रहा है, कोई सेक्शन नहीं है कि हम बता दें। फिर एक और देखिए इसमें क्या हुआ था। ए तथा बी दो व्यक्ति थे, ध्यान में रखिएगा, यानी कि कौन ए तथा और ये दोनों एक ही कहीं कार्य कार्य में में लगे लगे थे। और और यानी कि पहले से आपका माइंड मेकअप किए थे और सी के कि घर घर में में गैस का लीकेज, लीकेज मतलब छीजन खोजने गए। गैस के लीकेज को भाई हिंदी में छीजन कहा जाता है, यानी कि गैस कहीं से सिलेंडर से लीक हो रही थी। ए तथा बी दोनों गैस का लीकेज खोजने गए। तो पहला नियम ये आया कि क्या इनके बीच सामान्य अभिकल्पना थी कि नहीं, यानी कि पहले से आपका मस्तिष्क का मिलन करके गैस खोजने गए थे कि नहीं गए थे। क्योंकि पहले से ही ए और बी को मालूम था कि हम लोग दोनों लोग साथ जा रहे हैं, क्या खोजने, गैस का लीकेज। तत्पश्चात आपका होता क्या है कि बी गैस का लीकेज खोदते खोदते एक माचिस की तीली जलाता है, और तब तक गैस फैली रहती है और आग लग जाती है। और आग लगने के कारण सी का घर और जाता है राख। अब सी आपका सी मुकदमा करता है, मुकदमा करता है। ये कहता है कि हजूर, बी के साथ में हम भले थे, सामान्य अभिकल्पना हमारी थी कि ए बी के साथ कि गैस का छीजन या लीकेज खोजा जाए, लेकिन मैंने तीली नहीं जलाई, अतः मैं उत्तरदायी नहीं हूँगा। केवल और केवल कौन उत्तरदायी होगा, बी। ये ए का तर्क था। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य अभिकल्पना के तहत एक ही कार्य में लगे हुए हों, माने योजना के तहत एक ही कार्य में लगे हुए हों, और उनमें से एक व्यक्ति की गलती के कारण, तो बताइए इस उदाहरण में किसकी गलती है, बी की। एक व्यक्ति की गलती के कारण अगर दूसरे को कोई क्षति होती है, तो क्षति किसकी हुई, सी की। क्या हो गया, पूरा मकान जल गया। तो ऐसी दशा में इनका जो जिम्मेदारी होगी, लाइबिलिटी होगी, इनका उत्तरदायित्व होगा, वह ये लोग, पहले तो नाम जानिए, ये दोनों ज्वाइंट टार्टफिशर्स यानी कि संयुक्त अपकृतकर्ता कहे जाएंगे। तो ए और बी को क्या कहा जाएगा, संयुक्त अपकृतकर्ता, पहला। अब दूसरा दायित्व पर आ जाइए। दूसरा दायित्व पर ये आपको जानना है कि ए और बी का दायित्व कैसा होगा।
ज्वाइंट होगा कि सेपरेट होगा कि दोनों, यही बिहार ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि ए और बी का दायित्व संयुक्त होगा कि पृथक होगा कि दोनों होगा। तो पहले समझने का प्रयास करिए, कब दायित्व संयुक्त माना जाएगा और कब पृथक माना जाएगा। आइए देखिए, इस नुकसान के लिए सी को अधिकार है, यानी कि अब वादी बन जाएगा सी को ये अधिकार है कि या केवल वह बी के खिलाफ मुकदमा करके मुआवजा वसूल ले, या केवल किसके खिलाफ ए। फिर एक बार याद रखिए, सी किसके खिलाफ मुकदमा करके इस नुकसान के लिए मुआवजा वसूल सकता है। बी के खिलाफ भी कर सकता है या किसके खिलाफ कर सकता है, ए के खिलाफ। अब ये न कहिएगा कि ए तो माचिस की तीली जलाया ही नहीं था। तो फिर मैं बता दूं, भले माचिस की तीली न जलाया हो, साथ में कार्य कर रहा था और सामान्य अभिकल्पना के अनुसरण में, तो ए भी बराबर का जिम्मेदार होगा। जैसे कि आईपीसी में हमने बताया, बारेंद्र कुमार घोष में मात्र खड़ा था और कहा कि मैं तो कोई कार्य ही नहीं किया, मैं तो गेट पर केवल क्या था, खड़ा था। फिर भी उसे हत्या के लिए क्या ठहराया गया था, जिम्मेदार। फिर एक बार बैक होइए इस पर भाई। सी को क्या अधिकार है, सी बी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है कि नहीं, कर सकता है और पूरा मुआवजा वसूल सकता है। ए के खिलाफ मुकदमा कर सकता है कि नहीं, कर सकता है और पूरा मुआवजा वसूल सकता है। तो चाहे बी के खिलाफ करके वसूले, ए के खिलाफ करके वसूले, तो ए और बी का ये जो लाइबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, ये सेपरेट हो गई, पृथक हो गई। पृथक का मतलब कि या तो बी भी जिम्मेदार होगा या कौन, ए। दूसरा नियम देखिए, सी को एक और अधिकार है कि यह दोनों के खिलाफ एक साथ मुकदमा करे। यानी कि ए तथा बी के खिलाफ एक साथ मुकदमा करे और न्यायालय से मांग करे कि ए और बी संयुक्त अपकृत्य करता है, अतः दोनों से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो बताइए, दोनों के खिलाफ कर दे तो दोनों की जिम्मेदारी कैसी हुई, संयुक्त हुई कि पृथक, संयुक्त। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त होता है, दूसरा ऑप्शन पृथक होता है, तीसरा ऑप्शन संयुक्त तथा पृथक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या मारेंगे, केवल हम संयुक्त बताए कि पृथक की दोनों। बस याद रखिए, आप लोग खुद बता रहे हैं कंसेप्ट जान करके कैसा होता है, दोनों। यानी कि या तो सी केवल किसके खिलाफ मुकदमा करे, ए के, या किसके खिलाफ, बी के, या किसके खिलाफ, दोनों। तो दोनों के खिलाफ करेगा तो संयुक्त, अलग अलग करेगा तो पृथक। तो फिर एक बार याद रखिए, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त एवं क्या होता है, पृथक। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए इसी को भाई, कंसेप्ट को आगे बढ़ा जाए। कंसेप्ट है और यही आप और केस पीरियड हम कराएंगे। नहीं, वो कंसेप्ट पूरा हो जाए तब पूछिए, अभी पहला पॉइंट चला है, अभी को मैं बता रहा हूँ। पूछिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखिए आप दूसरा नियम देखिए। अब सी ने क्या कहा कि सी को चूंकि अधिकार है कि किसी के खिलाफ मुकदमा लाए, तो सी ने ए के खिलाफ मुकदमा लाया। और जबकि इस उदाहरण में आप कह सकते हैं कि ए का कोई दोष नहीं था, और लेकिन सी
किसके खिलाफ मुकदमा लाया, के खिलाफ, और एक के खिलाफ मुकदमा लाया और ए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया और सी मुआवजे की पूरी राशि। से वसूल लिया केस, यानी केस क्या मतलब ये हुआ कि जिसका रत्ती भर भी दोष उस घटना में नहीं था, वह मात्र और मात्र संयुक्त अपकृत्यकर्ता होने के कारण जिम्मेदार ठहराया गया और पूरा मुआवजा सी ने किससे वसूल लिया, घर जलने का, ए से। अब समस्या ये आई कि ए का तो दोष था नहीं, दोष किसका था, इसके साथी बी का, और पूरा मुआवजा किससे वसूल लिया गया, ए से। अब समस्या ये आई कि क्या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच आपका कंट्रीब्यूशन या अंशदान होगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी ने ए से पूरा धन वसूल लिया है, तो क्या बाद में ए बी से क्या उतना धन वसूलने का हकदार होगा कि नहीं, जितना कि बी दोषी है। ये समस्या आई। फिर एक बार देखिए, यानी कि जब ए पूरा मुआवजा दे दिया, तो क्या वह बी से वह धन वसूल सकता है कि नहीं, जितना दोष बी का था। तो इस पर एक केस आया, मेरी वेदर वर्सेज निक्सन। खूब पूछा जाता है, गलत न हो। दूसरा केस हम उठा रहे हैं, पहला तो है और उसी पर हम चला रहे हैं, और दूसरा केस लीडिंग है जो बार बार बिहार पूछता है। मेरी वेदर वर्सेज निक्सन, मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस। भाई अच्छे से तैयार रखिएगा। मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस आया 1799 ईस्वी में। देखिए इसमें क्या हुआ था भाई, ये कंपटीशन में लगातार पूछा जाता है। 1799, भाई अच्छे से तैयार रखिए, 1799 में केस आया। आज का नहीं है, आपका 1799 का है। देखिए क्या कहा इंग्लैंड के न्यायालय ने कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच परस्पर अंशदान नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब फिर एक बार समझिए भाई नए लोग, अगर सी ए से पूरा पैसा वसूल लिया, तो मेरी वेदर बनाम निक्सन के केस में आया कि ए उस पैसे की वसूली अब बी से नहीं कर सकता, क्योंकि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में आपस में कोई अंशदान नहीं होगा। यानी कि अगर ए जिम्मेदार ठहरा दिया गया, तो जितनी गलती किसकी थी, बी की, अब बी से वह पैसा वसूल करने का हकदार नहीं होगा। और ये किस केस में कहा गया, तो मेरी वेदर बनाम निक्सन। अब आप अपना विचार दीजिए, क्या ये नियम न्याय संगत हैं या उचित हैं कि अनुचित। अनुचित है, क्योंकि गलती बी की है, ए की कोई गलती ही नहीं है। लेकिन ए केवल संयुक्त अपकृत्यकर्ता होने के नाते पूरा पैसे की भरपाई कर दिया, तो ए को अधिकार मिलना चाहिए कि वह बी से जितनी बी की गलती है उतना पैसा ए क्या करे, बी से बाद में वसूल सके। इस नियम को, जो अन्यायपूर्ण था, कठोर था, इस नियम को इंग्लैंड की संसद ने आपका 1835 ईस्वी में ला रिफॉर्म्स एक्ट बनाकर, विधि सुधार अधिनियम बनाकर 1935 ईस्वी में समाप्त कर दिया। यानी कि पूछा ये जाता है कि मेरी वेदर बनाम निक्सन के नियम क्या है। तो नियम यही है कि आपका संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं होगा।
दूसरा क्वेश्चन, इस नियम को कैसे समाप्त किया गया पूछ ले तो न्यायालय के निर्णय द्वारा कि अधिनियम बनाकर। तो आपका क्या जवाब रहेगा? अधिनियम बनाकर। कौन सा कानून बनाया गया इंग्लैंड में? तो भी कानून याद रखना है, विधि सुधार अधिनियम 1935, पहला रिफॉर्म्स एक्ट 1935। अगला देखिए नियम भाई, यानी कि वर्तमान नियम ये हैं कि अगर ये जिम्मेदार ठहराया गया है तो ऐसी दशा में ये अब बाद में बी से वह धनराशि वसूलने का हकदार होगा जो जितनी गलती बी की है। यानी कब वसूल सकेगा? कौन? ए से किससे वसूल सकेगा? बी से। कितनी धनराशि? जितना के लिए बी उत्तरदायी है। अब समस्या भी बनी हुई है कि कितनी गलती ए की है और कितनी गलती बी की है, इसका निर्धारण आज तक किसी कानून में नहीं है। अब न्यायालय के ऊपर है कि भाई कितनी गलती ए की है और कितनी गलती बी की। इसका निर्धारण कोई कानून नहीं करता, भी कौन करते हैं? न्यायालय। एक एंगल से कॉन्सेप्ट बनाया गया, अब दूसरा एंगल आइए। अभी समाप्त नहीं हुआ, ये ना कह दीजिएगा समाप्त हो गया। अब दूसरा एंगल आपको ये देखना है, समझौता कराइए। देखिए हम समझौता कराते हैं। सी ने, अब अगला ये नियम, सी ने बी से समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, करार कर लिया, और बी से करार करके ये कहा कि हे बी, भले तुम माचिस की तीली जलाए थे, तुम्हारे कारण आग लगी थी, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ, उन्मुक्त करता हूँ, छोड़ देता हूँ, निर्मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नहीं करूँगा, लेकिन केवल किसके खिलाफ मुकदमा करके पूरा पैसा वसूलूंगा? ए का। फिर एक बार समझिए, रिलीज करना कहा जाता है। सी ने बी से समझौता किया और समझौता करके बी को रिलीज कर दिया, बी को उन्मुक्त कर दिया और कहा कि हे बी, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करूंगा, लेकिन किसके खिलाफ करूंगा? ए के, और पूरा पैसा वसूलूंगा। तो सी को अधिकार है, पहले ही बताया गया, चाहे बी से वसूल ले पूरा या किससे। ये नहीं कह सकता कि मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि इनका जो दायित्व है वह संयुक्त और पृथक दोनों है। अब आइए, अगर बी निर्मुक्त हो गया तो क्या ए भी निर्मुक्त हो जाएगा? नहीं। यानी कि एक संयुक्त नियम याद रखिए, एक संयुक्त अपकृतकर्ता की निर्मुक्ति या रिलीज या छोड़ देना सभी की निर्मुक्ति में फलित होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। याद किए फिर एक बार। इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से भी बताते हैं, कोरिलेट करके। पहले टाट एक बार फिर समझिए, फिर इसको समझिए भाई। थोड़ा कठिन है, अभी एक और नियम अभी आएगा, ये नहीं कि समाप्त होगा। फिर एक बार समझिए, अगर सी बी से समझौता कर लेता है कि मैं तुम्हें उन्मोचित करता हूँ, रिलीज करता हूँ, छोड़ रहा हूँ, निर्मुक्त करता हूँ, अर्थात तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नहीं मैं करूँगा, केवल किसके खिलाफ करूँगा? ए के खिलाफ, और किया भी, और पूरा मुआवजा किससे केवल वसूल लिया? ए से। तो क्या बी को उन्मुक्त करना ए को भी उन्मुक्त कर देगी? नहीं। याद रखिए, एक संयुक्त अपकृतकर्ता की निर्मुक्ति सभी की निर्मुक्ति में फलित नहीं होगी। रटे रहिए। लेकिन फिर एक बार इसी नियम में याद रखिए, अगर सी बी को निर्मुक्त कर दिया और पूरा पैसा किससे वसूल लिया? ए से, तो ए को अधिकार है
कि जितनी गलती बी की थी बाद में उतनी गलती के लिए बी से ए मुआवजा की मांग कर सके, भले ही सी ने बी को क्या किया है, उन्मुक्त। यानी कि बी को सी ने उन्मुक्त किया है, ए ने नहीं। यानी कि ए बाद में किससे वसूल सकता है मुआवजा, बी से। ये न कह दीजिएगा कि एक अधिकार भी मार दिया गया, बस सी छोड़ा है कि तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा। एक लाइन और याद रखिए, जो एक लाइन कि एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता की निर्मुक्ति अन्य सभी की निर्मुक्ति में फलित नहीं होती। दूसरी भाषा, ये तो लीगल भाषा हुआ, दूसरी भाषा में अगर एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता को समझौता करके निर्मुक्त किया जाता है तो सभी संयुक्त अपकृत्यकर्ता निर्मुक्त नहीं हो जाते, याद रखिएगा। अगला देखिए भाई, आपका आगे पॉइंट आइए। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखा जाए, कॉन्सेप्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब अपकृत्यकर्ताओं के मामले में जो काज आप एक्शन होता है, वाद का कारण होता है, वाद हेतुक होता है, वह एक होता है, तो कितना मुकदमा किया जाएगा, एक मुकदमा किया जाएगा कि एक से अधिक, एक। भाई वाद हेतुक समझिए, आखिर सी किस कार्य के लिए ए या बी या दोनों के विरुद्ध मुकदमा कर सकता था, या अलग अलग कार्य के लिए कर सकता था कि एक ही कार्य के लिए, एक ही कार्य के लिए। वह कार्य क्या था कि ए और बी ने भाई लीकेज खोजने के चक्कर में क्या किया, आपका कह सकते हैं कि बी ने आग लगा दी, तो वाद हेतु या काज ऑफ एक्शन एक है कि अलग अलग, एक। भाई माने किस आधार पर मुकदमा सी करेगा कि इन लोगों ने आग लगाकर क्या किया, हमारा घर जला दिया। तो ऐसी दशा में एक नियम आज भी बचा है कि अगर सी ने बी के खिलाफ केवल मुकदमा किया और बी के खिलाफ मुकदमे में सी हार गया, तो पुनः वह ए के खिलाफ नया मुकदमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि काज ऑफ एक्शन एक होता है, और जब एक विषय पर एक बार फैसला आ गया है तो उसी विषय को बार बार विवादित न किया जाए, याद रखिए। यानी फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, ये लास्ट कंसेप्ट है, थोड़ा कठिन, आसान नहीं। ने केवल बी के विरुद्ध मुकदमा किया और सी हार गया, आपने के मुकदमा कर रहा है ए के विरुद्ध, और आखिर ए के विरुद्ध करेगा तो उसी भी वही होगा, सब कुछ वही होगा। जब एक हेतु फैसला आ गया है तो अब इसी को बार बार उसी वाद हेतु के आधार पर कानून मुकदमा करने नहीं देगा, और ए के खिलाफ आप दूसरा मुकदमा नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा माना जाता है कि ए और बी दोनों के खिलाफ एक ही बार क्या कर दीजिए, मुकदमा, कोई छोड़िए ही ना। भाई क्यों छोड़ेंगे? लेकिन भाई फिर इसको एक बार समझिए, क्योंकि नए लोग हैं और कॉन्सेप्ट काफ़ी एक कठिन है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, चूँकि काज ऑफ एक्शन या वाद का कारण या वाद का आधार या जिस आधार पर मुकदमा दायर करेगा सी, वह एक है। तो अगर सी एक व्यक्ति यानी कि बी के खिलाफ मुकदमा किया और उस मुकदमे में अपनी बात को साबित नहीं कर पाया, तो उसी आधार पर ए के खिलाफ वह उसे मुकदमा करने से कानून रोक देता है। क्यों? क्योंकि मामला एक है और उस मामले में आप एक बार
साबित नहीं कर पाए हैं तो आखिर उस ए के खिलाफ भी आप दूसरी बार मुकदमा करेंगे तो वही बात तो रखेंगे जो बी के खिलाफ आपने क्या की है, रखी है। कोई नया साक्ष्य तो लाएंगे नहीं। और जब एक बार एक मुद्दे पर फैसला आ गया तो बार बार उस मुद्दे को विवादित न किया जाए। तो याद रखिए, दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता, सतर्क रहना सीखिए। लेकिन लगाना अभी लास्ट लाइन ये उदाहरण चेक करिए। अगर सी बी के खिलाफ मुकदमा करता है, ए को छोड़ ए के खिलाफ नहीं करता, केवल किसके खिलाफ करता है, बी के, और 1,00,000 रुपए का मुआवजा जीतता है। कितने लाख का? 1,00,000। तब तक पता लगा कि बी दिवालिया हो गया। भाई बी क्या हो गया, या बी के पास तो 1,00,000 रुपया ही नहीं है कि वसूला जा सके, तो क्या ऐसी दशा में सी उस डिक्री को या उस निर्णय को लागू करा सकता है कि नहीं? करा सकता है। क्यों? क्योंकि ए भी संयुक्त क्या था, अपकृत करता। फिर एक बार समझिए, उत्तरोत्तर कार्यवाही आपका कठिन जरूर है भाई, लास्ट ये कंसेप्ट है। अगर सी बी के खिलाफ मुकदमा किया और सी जीता और सी के खिलाफ डिक्री का निष्पादन की तुष्टि नहीं हुई, यानी कि पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया, तो एक संयुक्त अपकृत करता था जिसके खिलाफ मुकदमा छूट गया था, लेकिन डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। और किसके खिलाफ किया जा सकता है? ए के खिलाफ। लेकिन ये बताना पड़ेगा कि हजूर ए ज्वाइंट टार्टफिजर्स यानी कि संयुक्त अपकृतकर्ता था, इसमें शक नहीं है, बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बारे में आपका फिर एक बार शुरुआती दौर से देखिए। संयुक्त अपकृत, फिर एक बार भाई आपका शुरुआती तब स्वतंत्र पर चला जाए। एक बार शुरुआती दौर से दिमाग में खाका बना लीजिए। संयुक्त अपकृतकर्ता कौन होते हैं? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य अभिकल्पना के अनुसरण में यानी कि योजना बनाकर एक ही कार्य को करते हैं, यानी कि एक ही कार्य करते हैं और उस दौरान किसी अन्य व्यक्ति को क्या हो जाता है? नुकसान। तो इन्हें संयुक्त अपकृतकर्ता कहा जाएगा। इनका दायित्व दूसरा में, इनका दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है, ये याद रखें। इनका दायित्व याद रखना है। तीसरा पॉइंट, एक की निर्मुक्ति सभी की निर्मुक्ति में फलित नहीं होती। नेक से समझौता कर लिए तो नहीं कि सब छूट गया। चौथा नियम, मेरी वेदर बनाम निक्सन के बाद में आया 1799 में कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं होगा, ये चौथा नियम। पांचवा नियम कि इस नियम को अंशदान नहीं होगा कैसे समाप्त किया गया? कानून बनाकर। कानून याद रखना है, लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935। और आपका ये, इसके बाद देखिए भारत आ जाइए, भारत में भी देख लिया जाए। चूंकि भारत में ये माना जाता है कि जो इंग्लैंड का नियम है वही नियम सामान्यतः भारत में भी लागू होता है, क्योंकि भारत में भी कोई कानून नहीं है इस विषय पर। तो फिर एक बार भारत में देख लीजिए। भारत में भी ये माना जाता है कि जो इंग्लैंड का अपकृत विधि का नियम है वही नियम सामान्यतः कहाँ लागू होता है? भारत में। अतः लेकिन भारत के न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत की परिस्थितियों को देखते हुए न्याय, साम्य
तथा शुद्ध अंतःकरण के आधार पर यदि भारत के न्यायालय चाहे तो इंग्लैंड के नियमों को मानने से क्या कर सकते हैं? इनकार, मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जो ये इंग्लैंड के नियम हैं, लगभग सभी नियम भारत में अप्लाई होते हैं। और केस आता है धरणी धरण, धरणी का केस आता है भाई। देखिए केस बता दिया जाए भाई आपका। धरणी धर बना चंद्रशेखर, जस्टिस वली उल्लाह। धर बना चंद्रशेखर, 1991 का जस्टिस वली उल्लाह। मैंने भारत में भी इंग्लैंड का नियम लागू है। बस एक लाइन है, धरणी धर बनाम चंद्रशेखर। धरणी धर, धरणी धर वर्से चंद्रशेखर। अगला देखिए भाई आपका, इस प्रकार संयुक्त अपकृत कर्ता समाप्त हो गया। अब लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, आपका बता भी दिएगा पॉइंट है। अब आइए स्वतंत्र अपकृतकर्ता, इंडिपेंडेंट टार्ट फीचर्स, आइए इसी में पढ़ना। स्वतंत्र अपकृतकर्ता देखा जाएगा भाई, और इनका कार्य, इनकी जिम्मेदारी, तमाम चीजें आपका देखनी है। और सब कुछ संयुक्त अपकृतकर्ता के विपरीत ही जाएगा, माने समान नहीं रहेगा, सब इनका क्या रहेगा? विपरीत। स्वतंत्र, अंत में हम अंतर बताएंगे। अंतर ही पूछा जाता है आपका कभी काल कि स्वतंत्र अपकृतकर्ता और संयुक्त अपकृतकर्ता में अंतर बताइए। तो अंतर लास्ट में बताया जाएगा 5-6। पहले दिमाग अस्थिर करके भाई दिमाग में बैठाइए, तब तो अंतर जानेंगे। देखिए आपका स्वतंत्र अपकृतकर्ता जानने के लिए आपका फिर आईपीसी में एक बार बैक होइए, वहीं से हम उठाते हैं सिमिलर इंटेंशन या समान आशय। सामान्य नहीं, कौन हम बता रहे हैं आप? समान, सिमिलर, कॉमन नहीं। अब ये पूछा जाता है, पहले आईपीसी देखें, समान आशय। समान आशय क्या होता है? तो अगर कोई पूछे कि आपका समान आशय क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही कार्य करने का इरादा होता है, लेकिन पहले से वह योजना नहीं बनाए रहते, अर्थात पूर्व साठगांठ नहीं रहती, अर्थात मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं होता। यानी कि इरादा एक है लेकिन पहले से माइंड मेकअप नहीं है, तो हम इसको कॉमन इंटेंशन न कह के क्या कहेंगे? सिमिलर इंटेंशन। और सामान्य आशय और समान आशय में अंतर न करना न्याय की हत्या करना है, अंतर करना ही होगा। और खूब आईपीसी में केस पूछा जाता है, किस केस में अंतर बताया गया? तो महबूब शाह वर्सेज इम्परर। अब वो केस देखिए आपका हुआ क्या था, तब स्वतंत्र अपकृत केस देखिए आपका, तब अपकृत। पहले आईपीसी समझिए, कल भी बताया गया था। देखिए महबूब शाह वर्सेज इम्परर का केस हम बता रहे हैं, फिर याद रखिए।
महबूब शाह बनाम इम्परर, आपका खूब पूछा जाता है ये दोनों केस। इस केस में जो जज थे लॉर्ड माधवन नायर, कल भी बताया गया कौन जज थे, लॉर्ड माधवन नायर। इस केस का उपनाम भी कहा जाता है, यूपी में आ चुका है, इंडस वैली केस, सिंधु नदी का वाद, सिंधु नदी का वाद। याद रखिए इसको क्या कहते हैं, सिंधु नदी का वाद। अभी सिंध शब्द पर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था कि जो हमारा राष्ट्रगान है उससे हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से क्या कर दिया, इनकार। तो इनकार कर दिया। आपका सिंधु नदी में ये वाद हुआ था, हुआ क्या था, आप लोग खुद बताइए कि पहले से योजना निर्धारित करके आए थे कि नहीं मारने। एक व्यक्ति था और सिंधु नदी में नरकुल काट रहा था, सरकंडा कहा जाता है, नरकुल काट रहा था, तब तक कि एक को रोका कि इस नदी में नरकुल न काटो, ये क्षेत्र हमारा है। यानी कि बी ने ए को रोका, ए नहीं माना, तो बी ए पर हमला किया और ए चिल्लाया कि बी हमें मार रहा है, मार रहा है। आपका बी को लग गई, लेकिन डी की गोली बी के बगल से निकल गई। फिर एक बार समझिए भाई इस केस को, क्योंकि इसी केस पर पूरा मैंने आधारित है 34 इस समय। अब आपको 2-3 बातें पकड़नी है। क्या ये जो सी थे और डी थे, दोनों का इरादा सेम था, आशय क्या था कि हम बी की हत्या गोली मारकर कर दें। लेकिन क्या ये दोनों पहले से योजना बनाकर आए थे कि नहीं, मस्तिष्क मिलाकर आए थे कि नहीं, नहीं आए थे। तो ये सामान्य आशय नहीं होगा, क्योंकि सामान्य आशय के लिए क्या आवश्यक है कि सी तथा डी पहले से क्या किए हों, योजना बनाए हों। वह तो अचानक क्या हुआ कि ए चिल्लाया और सी पूरब था, दौड़ा पूरब से बी पर गोली चलाया, और डी पश्चिम साइड में था, दौड़ा और दौड़कर किस पर गोली चलाया, बी पर। यानी कि आशय सेम था, लेकिन मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं था। तो जब मस्तिष्कों का पूर्व मिलन न हो और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का इरादा एक हो, तो उसे हम कौन सा आशय कहेंगे, सिमिलर या समान आशय। समान आशय में व्यक्ति केवल और केवल अपने अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, यानी कि संयुक्त रूप से उत्तरदायी तो नहीं होगा, केवल अपने अपने क्या कार्य के लिए। तो बताइए, तो सी ने जो गोली चलाई थी बी को लग गई, बी मर गया, तो सी किसके लिए जिम्मेदार होगा, हत्या के लिए। और डी ने जो गोली चलाई थी वह क्या हो गई थी, बगल से निकल गई, तो डी किसके लिए जिम्मेदार होगा, हत्या के प्रयास के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। लेकिन ऐसे ही निर्णय नहीं आया। देखिए आपका हुआ क्या था, इस केस में जब मुकदमा चला तो ऐसी दशा में आपका 34/302, इसका मतलब कि अभियोजन ने सामान्य आशय का सहारा लिया और कहा कि इन दोनों के बीच, यानी कि सी और डी का सामान्य आशय था कि किसकी हत्या कर दी जाए, बी की। मामला चलते चलते आपका इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड के न्यायालय ने निर्णय दिया कि समान आशय और सामान्य आशय में अंतर न करना, न्याय की हत्या होगी। दोनों में अंतर बताया गया और कहा गया कि ये जो माने ये जो मामला है
सिमिलर इंटेंशन तो था, लेकिन मस्तिष्क का पूर्व मिलन, सी और डी मस्तिष्क का पूर्व मिलन करके घटना घटाने नहीं आए थे, तो ऐसी दशा में 34 लागू नहीं होगी, क्योंकि आईपीसी की धारा 34 के लिए क्या जरूरी है? कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, न कि समान आशय। तो किसमें संयुक्त दायित्व उत्पन्न होगा और किसमें नहीं होगा? तो सामान्य आशय में होगा कि नहीं होगा, और किसमें ज्वाइंट लाइबिलिटी नहीं होगी? समान आशय, सिमिलर। तो किसमें लोग आपका अलग अलग दंडित होंगे? सिमिलर। और किसमें संयुक्त रूप से? कॉमन। रटे रहे, किसमें संयुक्त रूप से? कॉमन। और सिमिलर में अलग अलग। यही बात शुद्ध रूप से जो स्वतंत्र अपकृत करता रहते हैं उनमें भी लागू होते हैं। एकदम शुद्ध रूप से चलना है। किसमें? अपकृत में स्वतंत्र अपकृत करता। देखिए इसमें भाई आपका द कोषार्क का केस उठाना, एक ही महत्वपूर्ण केस है। द कोषार्क, कोर्स कोर्स का नहीं, कोर्स का और कोर्स का केस है। को आधा स फिर क और क के ऊपर र रहेगा। कोर्स क, कोर्स क। देखिए इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ था एक छोटी नौका थी और इधर से एक बड़ी नौका आई, इधर से, और दोनों ने क्या किया कि छोटी नौका को एक साथ टक्कर मारा और छोटी नौका को नुकसान पहुंचा। यानी कि आपका पूरब से एक बड़ी नौका ए आई, पश्चिम से बड़ी नौका बी आई, और दोनों ने अलग अलग आपका इस नौका को नुकसान पहुंचाया। किसको? सी को। अब आप लोग बताइए, क्या ये जो दो बड़ी नावें पूरब और पश्चिम से आई थी, क्या चालकों के बीच सामान्य अभिकल्पना थी? यानी कि क्या ये पूर्व साठ गांठ करके आए थे कि चलो छोटी नौका को दाब देंगे या लड़ा देंगे? नहीं। तो ये जो दोनों नाविक हैं, ये कौन से अपकृत्यकर्ता कहे जाएंगे? संयुक्त की स्वतंत्र? स्वतंत्र। फिर एक बार याद रखिए, ये जो ए जहाज वाला है कैप मालिक या चालक, बी जहाज वाला है, क्या पहले से माइंड मेकअप करके आए थे कि चलो छोटी नौका को हम लोग तोड़ देंगे या लड़ा देंगे? नहीं, आपका अलग अलग आए, पहले से सामान्य अभिकल्पना नहीं थी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अपकृत में संयुक्त अपकृत करता नहीं, क्या कहेंगे? स्वतंत्र। स्वतंत्र बिहार का यही क्वेश्चन है। स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं का दायित्व केवल और केवल स्वतंत्र होता है, संयुक्त नहीं। अर्थात इसका मतलब कि ए का दायित्व अलग होगा और बी का दायित्व अलग होगा। सी को अधिकार है कि ए के खिलाफ भी या तो मुकदमा करे या बी के या दोनों के खिलाफ अलग अलग करे। इनका दायित्व संयुक्त नहीं होता, अतः मुकदमा अलग अलग ही करना होगा। यही बिहार में पूछा था
कि स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं का दायित्व बताइए। तो क्या होता है, पृथक की ज्वाइंट की दोनों, यानी कि सेपरेट की ज्वाइंट की दोनों, तो ज्वाइंट ना मार दीजिएगा, क्या होता है पृथक। यानी कि ए अलग जिम्मेदार होगा और बी क्या होगा, अलग जिम्मेदार। इनकी जिम्मेदारी संयुक्त नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कैसे अपकृतकर्ता है, स्वतंत्र। स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के मामले में जितने अपकृतकर्ता हैं उतने मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। यानी किसी एक मुकदमा एक के खिलाफ कर दे और सी एक मुकदमा किसके खिलाफ, बी के खिलाफ, तो कितने मुकदमे कर दे, दो। फिर एक बार समझिए, स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के मामले में जितने अपकृतकर्ता है उतने मुकदमे हो सकते हैं। अगला नियम, आपका एक की निर्मुक्ति सभी की निर्मुक्ति में फलित भी नहीं होगी। और अगला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के बीच आज भी कोई अंशदान नहीं होगा। क्यों अंशदान नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपका अलग अलग नुकसान पहुंचाए हैं और पहले से योजना बनाकर नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी ए के खिलाफ मुकदमा करता है और ए से मुआवजा वसूल लेता है, तो ए यह नहीं कह सकता बी से हम ये मुआवजा वसूलेंगे, क्योंकि बी संयुक्त अपकृतकर्ता न होकर कैसा अपकृतकर्ता है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो अंशदान केवल किसके बीच अब होगा, संयुक्त। फिर एक बार तैयार रखिए, स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं होगा, रटे रहिए। स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के मामले में जितने स्वतंत्र अपकृतकर्ता हैं उतने मुकदमे हो सकते हैं। तो इस उदाहरण में बताइए, सी कितना मुकदमा कर सकता है, दो। एक मुकदमा किसके खिलाफ, एक मुकदमा बी। मान लीजिए सी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया और सी उस मुकदमे में हार गया, तो क्या सी बाद में फिर बी के खिलाफ नया मुकदमा कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अलग अलग है, तो कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। तो आपका जितने नियम थे बता दिए गए। और अब लास्ट में आपका संयुक्त अपकृतकर्ता और स्वतंत्र अपकृतकर्ता में 4-5 अंतर बता दिया जाए। और अंतर बताएंगे, पहला ये मैं अंतर यहाँ संयुक्त हम बना देते हैं, यहाँ स्वतंत्र बना देते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र संयुक्त अपकृतकर्ता कब माने जाएंगे, जब उनके बीच किसी कार्य को लेकर आपका सामान्य अभिकल्पना हो। सामान्य अभिकल्पना मतलब कि पूर्व निर्धारित योजना। स्वतंत्र कब माने जाएंगे, जब सामान्य अभिकल्पना न हो, यानी कि पूर्व निर्धारित योजना का क्या हो, अभाव। अब आइए, संयुक्त अपकृतकर्ताओं का दायित्व बताइए। संयुक्त होता है कि पृथक होता है कि दोनों, हाँ दोनों। लेकिन स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं का दायित्व सदैव और सदैव पृथक होता है। तो याद रखिए क्या होता है, सेपरेट। अंशदान करा दीजिए। संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान होगा कि नहीं, होगा। कानून अब बना है 1935 में कि अब अंशदान क्या होगा, होगा। और स्वतंत्र अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान होगा कि नहीं, नहीं होगा। अगला नियम आइए, अगर एक संयुक्त अपकृतकर्ता
के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, वादी हार गया, तो क्या उसी आधार पर दूसरे संयुक्त अपकृतकर्ता के विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, नहीं किया जा सकता संयुक्त में, लेकिन स्वतंत्र में किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग दायित्व है, कोई मतलब नहीं है भाई। स्वतंत्र में किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता? संयुक्त में। तो इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि जो नियम था वह बताया गया। केस ओस विचार बता दिए गए। ब्रुक बनाम बुल का, आपका कोर्सक का केस, जहाज वाला लड़ गए थे। इसके बाद आपका धरणीधर का केस, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह मेरी वेदर बनाम निक्सन। तो मेरी वेदर बनाम निक्सन का नियम भारत में लागू नहीं होता। नियम भी पूछा है भाई, फ्री के लिए लास्ट एक बार बता दिया। कि मेरी वेदर बनाम निक्सन का जो सिद्धांत है, क्या यह भारत में लागू होता है? नहीं। अब मेरी वेदर बनाम निक्सन का सिद्धांत क्या? कभी का पूछ लेता है तो संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान नहीं होगा, यही इस केस में बताया। लेकिन इस केस में दिए गए निर्णय को उल्टा गया, क्या बनाकर? कानून। किस सन में बना? 1935। कौन सा कानून बना? विधि सुधार अधिनियम। इतना अगर याद रहे तो आपका कहीं से कोई गलत होने के चांस कंपटीशन में नहीं रहेगा, चाहे नेट में आ जाए या बिहार में। जितना बताया गया बस इतना अगर ज्ञान रहे तो भाई कहीं से भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए रेस्ट ले लीजिए भाई, तब आपका डावरी एक्ट चलेगा 15-20 मिनट बाद। थोड़ा शरीर सुबह से उतना सही नहीं सिलेक्ट एक कम आज चला गया, सुबह भी आपका 15-20 मिनट 15 मिनट बाद चलेगा भाई।